बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर तारीख खुद को दोहराती है ताकि तारीख के तजर्बात से लोग सीख सकें, उसका फायदा उठा सकें। कल तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक मामले पर फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया तो बहुत से लोगों को डॉन लीक याद आ गई। जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और डॉन लीक का मामला सामने आया, यह मामला बहुत गर्म था। नवाज शरीफ ने इसकी इंक्वायरी की, अपने करीबी लोगों को फारिग कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ का यह इकदाम भी रिजेक्ट कर दिया गया था और यह रद्द अमल इतना फौरी था कि हुकूमत भी शायद उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। आज हालात बदल चुके हैं। आज नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बाइख्तियार भी नहीं है, लेकिन तारीख यह बता रही है कि ताकत और इख्तियारात होते हुए भी लोग ताकतवर नहीं होते और कभी कभी बेख्तियार और कमजोर होना ताकतवर होने से ज्यादा बड़ा होता है। आईजी सिंध के मुबैना गवाह और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले की तहकीकात पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, उस पर मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल पार्टी फौज की इंक्वायरी पर इत्मीनान का इजहार कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून का मुतालबा यह है कि इस वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाए जाए। जूनियर अफसरान को मुअत्तल कर देना या उन्हें हटा देने से लगता यूं है कि कुछ लोगों को बचा लिया गया है। तो जनरल बाजवा के इस इकदाम की बहुत से गैर जानबदार मुबस्सिरीन तारीफ भी कर रहे हैं कि जिन्होंने ये इंक्वायरी कराई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम की 2 बड़ी जमातों के इस फैसले पर अलग अलग मौक़िफ़ है। पीपल पार्टी इसको इंडोर्स कर रही है और पीएमएलएन इसकी नफी कर रही है, तो जिससे यह तासुर मिल रहा है कि पीडीएम तकसीम हो गई है और अपोजिशन जो बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब का अनेक्सेस तोड़ने में कामयाब होती नजर आ रही है। वो इस मौके का फायदा उठाने की बजाय इस फैसले को रिजेक्ट करके वो रास्ता बंद करने की कोशिश क्यों कर रही है जो रास्ता बहुत देर से खोलने की कोशिश की जा रही थी। अपोजिशन को तो इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन लगता यूं है कि नवाज शरीफ इस इक़दाम को नाकाफी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि फौज अपनी गैर जानबदारी साबित करने के लिए इससे कहीं ज्यादा इकदाम करे। अब सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ ने फौज के इस इकदाम को रिजेक्ट करके उस हजीमत का बदला लिया है जो उन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म उठाना पड़ी थी, या फिर नवाज शरीफ वाकई ये समझते हैं कि कराची वाले वाक़े में कुछ खुफिया हाथ या पोशीदा हाथ मौजूद हैं। ये वाकया सिर्फ अफसरान के जज्बातीपन का नतीजा नहीं है। फौज की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक मुज़ाहिरे कायद पर पेश आने वाला वाकया और उसके बाद आईजी सिंध के मुबैना अगवा का मामला अफसरान के जज्बातीपन का शाखसाना है। सियासी जमातें, बहुत सी सियासी जमातें, मीडिया और बाद संजीदा हल्के फौज की इस वजाहत को खुले दिल से कबूल कर चुके हैं, लेकिन इस मामले के जो सबसे अहम फरीक है वो पॉलिटिकल जमातें हैं और खासकर अपोजिशन की जमातें। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपोजिशन डू मोर की ख्वाहिश रखती है और डू मोर की ख्वाहिश वहीं पर की जा सकती है जहां से उस पर अमल होने की तो मेरा गुमान ये है, ये जो मैंने हालात का तजिया किया है और पूरे हालात की मंजर कशी की है और तमहीद बांधी है, उससे मुझे यूं लगता है कि या मेरा गुमान ये है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के फैसले की तरह के कुछ और इकदाम भी सामने आ सकते हैं जो बहुत से लोगों के लिए अच्छा खासा सरप्राइज हो सकते हैं और अपोजिशन इसकी बाकायदा तवक्को लगाए बैठी हुई है। यह भी मुमकिन है कि इसे अपोजिशन का जज्बातीपन समझ लिया जाए कि वो इस बात की तवक्को लगाए बैठे हैं कि होर मलाई मिलेगी, क्योंकि अब बात जज्बातीपन पर आ गई है और सियासतदानों को एक नई इख्तरा भी फराहम कर दी गई है कि कोई भी ऐसा काम जिस पर रद्द-ए-अमल शदीद हो या बाउंस बैक कर जाए या उसमें गर्दन पकड़े जाने का खदशा हो तो उसे जज्बातीपन कहकर जान छुड़ा ली जाए। अब पता नहीं नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन के हवाले से अस्करी क़यादत पर जो इल्जाम लगाते हैं वो भी जज्बातीपन है या वो उसे हकीकत समझते हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि जिसे आज हकीकत कहा जा रहा है कल को वो जज्बातीपन का मजहर करार पाए। तो इस किस्म के जज्बात का एक दफा मुजाहरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी किसी को ईंट से ईंट बजाने का जो है वो सिग्नल दिया था और फिर उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ गया था। तो जज्बातीपन कभी कभी भारी भी पड़ जाता है।
बज़ाहिर फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट से अपोजिशन के बयानिए को अच्छी खासी तकवीयत मिल रही है। अब अपोजिशन के जो अगले चंद जलसे होंगे उनमें यह बात वाज़ह होगी कि इस मामले को अपोजिशन ने एग्जैक्टली किस तरह बाय किया है। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को देखें, जहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और खुलकर यह भी कह रहे हैं कि यह हुकूमत का आखिरी साल है। धरती के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की माओं, बहनों, बेटियों की तज़हीक करने की कोशिश की जा रही है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसी गंदगी को अपनी सरजमीन पर जगह देंगे? ना गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर उनकी जगह है, ना पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर उनकी जगह है। और अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अब चंद ही रोज बाकी रह गए। तमाम सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के आखिरी मराहल में है और एक पोल भी डिस्कस हो रहा है जिसके मुताबिक पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस वक्त लीड लिए हुए है। लेकिन अगर जलसों की तादाद देखी जाए, जलसों में शुरका की तादाद देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जलसों में शुरका की तादाद ज्यादा है, जबकि गैलप पोल का सर्वे ये कहता है कि ये इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। बिलावल भुट्टो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत या सरकार गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का इरादा रखती है। तो बिलावल भुट्टो ने ये इल्ज़ाम हुकूमत पर क्यों लगाया? पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और फिर 15 नवंबर को हम मिलके जश्न मनाएंगे। आप तारीख बना रहे हो। माजी में वो सोचते थे कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत बनाता है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा, लेकिन अब सबको नजर आ रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगा। इंशाल्लाह 13 नवंबर को हम गिलगित शहर में मिलेंगे, 15 नवंबर को हम जश्न मनाएंगे। और मुल्क भर में कोरोना तेजी से फैलने लगा। मज़ारात, सिनेमा और थिएटर बंद करने की तजवीज़। मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की भी तजवीज़ दे दी गई। एनसीओसी के इजलास में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया गया। बड़े बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई। एनसीओसी के इजलास में यह बताया गया है कि पिछले चंद रोज में कोरोना में 3 गुना इजाफा हुआ है। ज्यादा खतरात वाले इलाकों में पाबंदियां सख्त कर दी जाए। एनसीओसी के मुताबिक तालीमी इदारों में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। मुस्बत केसेस का तनासब बढ़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज भी सामने आई है। 16 नवंबर को वफाकी वज़ीर तालीम सूबाई वज़राए तालीम के साथ मुलाकात करेंगे और फिर इस बात का फैसला किया जाएगा कि करना क्या है। एनसीओसी ने शादी की तकरीबात से मुतल्लिक रहनुमा असूल भी जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की बलाई हद के साथ बैरूनी शादियों की इजाजत होगी। 500 से ज्यादा अफराद के सियासी, सकाफती, मजहबी, तफरी और सिविल सोसाइटी के इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिशात की गई है। एनसीओसी की जानिब से मसाजिद में एसओपीज पर अमल दरामद की दरख्वास्त भी की गई है। इसके अलावा वो तमाम मकामात जहां पब्लिक गैदरिंग होती है, जिनमें मज़ारात, सिनेमा, थिएटर और दीगर मुकामात शामिल है, जिनमें बाजार भी शामिल है, मार्केटें शामिल है, उन सबको जल्दी बंद करने या कुछ दिनों के लिए बंद करने की तजवीज भी दी गई है। बाजारों को मखसूस दिनों के लिए खोलने की तजावीज भी दी गई है। एनसीओसी की तजावीज पर हतमी फैसले कौमी राब्ता कमेटी इजलास में किए जाएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1708 नए केसेस सामने आए हैं। 21 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। अब तक कोरोना से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 7021 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,48,184 हो चुकी है। पंजाब में सबसे ज्यादा, बल्कि सिंध में सबसे ज्यादा है। पंजाब में 1,07,831 और सिंध में 1,51,352 केस है। खैबर पख्तूनख्वा में 41,069 केस, बलूचिस्तान में 16,195, गिलगित बल्तिस्तान में 4,394, इस्लामाबाद में 22,432, जबकि आजाद कश्मीर में 4,911 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में गलियों और बाजारों में हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन किया जा चुका है।
यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और हॉट टॉपिक ये है कि सानहा कराची या कराची में जो आईजी सिंध का मामला हुआ, उनके मुबैना अगवा का और मज़ार कायद का मामला था, ये दोनों मामला के ऊपर हुकूमत का क्या टेक है, इस पर नदीम अफजल चंद गुफ्तगू कर रहे हैं। कल इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो हुकूमत इस हवाले से क्या समझती है, देखते हैं। वॉच नदीम अफजल चंद। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, जरा सुने उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब को जब सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। 18 अक्टूबर को कराची हुआ। कराची में आपने देखा कि वहाँ पे एक अहम तरीन आदमी को लिया गया बकौल, और उसके बाद और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा था। एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा वो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसका कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। साहब ने कहा था ये तो कॉमेडी है, और मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे तो हंसी आती है इस पे। तो चंद साहब, ये जिसको वजीर आजम साहब कॉमेडी कह रहे थे उस पर वाजिब पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बहुत से अफसरों को उनकी करंट असाइनमेंट से हटा दिया और मजीद महकमाना कार्रवाई हो रही है। तो वजीर आजम को ये किसने बताया होगा कि ये कॉमेडी है? देखिए जी, वज़ीर आज़म के पास तो सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं सारी एजेंसीज की तरफ से, तो अब नहीं पता कि क्या, लेकिन मैं समझता हूँ कि आईजी का अगर अगवा, वो कहते हैं आईजी का अगवा हुआ है, तो फोर्सेस को घर से अगवा इस तरह नहीं किया जा सकता। किसी कमांडर को, सूबे के कमांडर को, फोर्स का कमांडर, उसकी सिक्योरिटी पे फोर्स ही लगी होती है। अगवा का लफ्ज़ नहीं, आप डिटेल इंक्वायरी आएगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। गए उनको ले जाकर, वो पुलिस क्यों रेड पे गई? फिर उन्होंने, पुलिस तो आईजी साहब ने भेजी ना, हुक्म तो उन्होंने नहीं दिया। पुलिस को पुलिस तो हुक्म अपने आईजी का मानेगी, तो पुलिस किसी और का रेंजर। हाँ, सब समझते हैं कि हर चीज ही मजाक है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मजाक मजाक में हुकूमत मिल गई और मजाक मजाक में 2-2.5 साल भी निकल गए, तो पूरा मुल्क ही मजाक पर चल रहा है। मजाक मजाक में मुजरा लगाए जाते हैं और मजाक मजाक में हटा दिए जाते हैं। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है। तो खान साहब की नज़र में तो ये कॉमेडी सर्कस है। हालात का रोना तो मेरे और आप जैसे लोग रो रहे हैं जिन्हें मुस्तकबिल की कोई फिक्र है। वज़ीर आज़म साहब से बड़ी मादत के साथ शिकवा यही है कि वो संजीदा मामलात को कॉमेडी समझते हैं और गैर संजीदा मामलात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मईशत को बेहतर करने के लिए ताजरों और सरमायाकारों को राग़ब करने की बजाय मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बच्चे पालने का मशवरा देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों की फरोख्त को कौमी मामला समझते हैं। अवाम के ज़राए आमदनी में इजाफे की प्लानिंग करने को कॉमेडी समझते हैं और लंगर खाने और पनाहगाहों के क़याम को एटमी मनसूबे से भी ज़्यादा अफजल समझते हैं। तो अब जिन्हें महंगाई कॉमेडी लगती है, बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, तो फिर उनकी नज़र में ये जो कराची वाला वाक़या है वो वाक़ई कॉमेडी होगा। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में अगर ये बात साबित ना होती कि आईजी सिंध के साथ मिसबिहेव किया गया या जैसा कहते हैं कि उन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया, तो फिर इस पर 2 हसास इदारों के अफसरान को मुअत्तल क्यों किया जाता? और शाद भट्टी तजिया निगार हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो इस वाक़े के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर उनका रिएक्शन, रद्द अमल क्या है, देखते हैं। शाद भट्टी। इंक्वायरी में जबरदस्ती एफआईआर करवाने वालों को ओहदों से हटा दिया गया। मजीद कार्रवाई जेएचक्यू में होगी, चलो ये भी ठीक है। फर्ज कर ले उनको सजाएं भी मिल जाएंगी, मजीद सजाएं मिल जाएंगी जेएचक्यू में, चलो ये भी ठीक है। अभी सिंध हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है 30 दिन में, वो भी आ जाएगी। मतलब सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। होटल के कमरे का दरवाजा टूटना गलत था, उन लोगों की भी इज्जत थी, कार्रवाई हो गई।
कैप्टन सफदर साहब की इज्जत भी बहाल हो गई। सिंध पुलिस के जख्मों पर मरहम भी रखी जा चुकी। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि कायदे आजम का क्या बनेगा? बाबा कौम की कोई इज्जत नहीं। जना के पाकिस्तान में जना के बाद भी, जना के मरने के बाद भी जना की कोई इज्जत नहीं। सिंध पुलिस, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर सब वाली वारसों वाले हैं। इसी एक कायदे आजम ही यतीम है। एक कायदे आजम का कोई वाली वारिस नहीं है। जो कुछ मिजारे कायद पर हुआ, इस बदतमीजी और बदतहजीबी पर कायदे आजम किससे सवाल करें, किससे जवाब लें, किसके पास FIR दर्ज करवाने जाएं? फौज के पास जिन्होंने अपने अफसरों को हटा दिया है, सिंध हुकूमत के पास जिनकी नजर में यह कार्रवाई कोई नहीं है, वजीर आजम के पास जिनकी नजर में यह मिजाहिया प्रोग्राम है और उन्होंने कहका मार कहा यह तो मिजाहिया प्रोग्राम है, यह तो साजिश है। वुजरा के पास जो एक दूसरे के गिरेबानों से लटके हुए हैं, किसके पास जाएं? यह सवाल सिविल मिलिट्री तल्लुकात का नहीं है मैडम शेख। यह सवाल यह नहीं है कि इन तल्लुकात बहाल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कायदे आजम अगर कायदे आजम ना होते तो यह पंजाबी की एक मिसाल है कि रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दे। तो असल में तकलीफ यह है कि IG सिंध के मुबैना अगवा की वजह से जो मज़ार कायद की बेहरमती का नोहा पड़ा जा रहा था वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया और बात कहीं की कहीं निकल गई है। लेकिन मसला मज़ार कायद की बेहरमती का ना पहले था ना मसला अब है। मसला ये है कि बच के कैसे निकल गए। तो अपोजिशन जो हुकूमत के किसी भी तरह काबू नहीं आ रही, उसे काबू में लाने का प्लान बनाया गया, एक मनसूबा बनाया गया। ये अलग बात है कि मनसूबा साजों की ना तजर्बाकारी या जहालत वो हर जगह आड़े आ जाती है। तो ये मनसूबा भी नाकाम हो गया। कैप्टन सफदर मज़ार कायद आज़म पर उन्होंने कायद आज़म से कुछ गिले शिकवे किए थे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उनके गिले शिकवे, उनकी लाउड जुबान में नारे ये बदतमीजी करार पाए। हालांकि वो भी ये कह सकते हैं कि जी मैं जज्बाती हो गया था, ये मेरा जज्बातीपन है। तो अगर आला अदारों के अफसरान की खता को जज्बातीपन से ताबीर करके उन्हें किसी भी किस्म की साजिश से मुबर्रा करार दिया जा सकता है, तो फिर कैप्टन सफदर को जज्बातीपन पर बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दिया जा सकता? अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान है, वो उन्होंने पाकिस्तान को के फाउंडर हैं। तो उनसे कोई अगर जाके गिले शिकवे करता है, उनसे कोई बात करता है, कुछ लाउड होके करते हैं, कुछ बेचारे आराम से कर लेते हैं, तो उनकी इज्जत और शान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाकिस्तान का वजूद है, कायद आज़म की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आ सकती। ये खामखा कुछ लोगों को ना पराए फड्डे में टांग अड़ाने की आदत होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं और करनी पड़ती है। बहुत से लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं कि जी आप बहुत इनके क्लिप दिखाते हैं और इनकी बातें करते हैं। तो बात यह कि कुछ ऐसी बातें जो कि मीडिया के अंदर होती हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी होती है। तो जो लोग बातें करते हैं हमें उन्हीं को चूज़ करना पड़ता है। अब ये खबर आप खुद देख लें, क्या इस खबर में हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वॉच दिस। अच्छा, एक खबर देता हूँ मैं आपको। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब की अगली मंजिल जो है वो सऊदी अरब हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इधर वीज़ा उनका मुकम्मल हो रहा है और उसके एक साहब हैं वहाँ जो इनके बेटे के पार्टनर हैं। जी मैं बताता हूँ आपको कि ये शिफ्ट हो जाएंगे सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में इत्तला ये आई है कि सऊदी अरब ने माजरत कर ली है। अच्छा, इनको जवाब दे दिया और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम आपका वज़न नहीं उठा सकते। उस वक्त एक एग्रीमेंट के तहत आपकी दरख्वास्त पे, और पाकिस्तान उसमें फ़रीक था, हम पाकिस्तान से ताल्लुकात आपकी कीमत पर नहीं बिगाड़ सकते। ठीक बात। ये सऊदी क़यादत की तरफ से मैसेज आया है। हमने रियासत के साथ डील करना है, 22 करोड़ का मुल्क है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये जनाब इस तरह की अफवाहें फैलाना छोड़ दें हम। और फिर पाकिस्तान को भी कन्वे कर दिया, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को भी उन्होंने कन्वे कर दिया कि इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को हम अपने यहाँ कोई जगह देंगे। इस वक्त
ये है खबर जनाब, तो बताएं। नहीं मतलब उनको तब कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी, माफ करना, वो जो अपना नहीं अपने का नहीं होया होर किसी का की होना। आप ही में रज्जी पुज्जी, आप ही में नाती तोती, यानी उर्दू में कहते हैं चट भी अपनी पट भी अपनी। इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब मुंतकिल हो जाएंगे, और खबर यह है कि नहीं होंगे, क्योंकि सऊदी अरब नहीं मानना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स ये कहे जी, बल्कि साबर शाकिरी के, कि मैं चांद पे जा रहा हूं, और दूसरी खबर यह है कि चांद के मुकीनों ने साबर शाकिर को मना कर दिया कि मत आए, वरना साबिर शाकिर चांद पे पहुंच जाते। तो जिस तरह की बहकी बहकी बातें मेरे दोस्त कर रहे हैं, इससे तो लगता ही हुआ कि हुरों वाले टीके कहीं आम तो नहीं हो गए, या फिर बैंक की सरकारी सतह पर काज शुरू हो गई हो, या कुछ लोग इसका टेस्ट भी कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ऐसी ऐसी मजाक हेज बातें सुनने को मिल रही हैं। इस तरह की कई गलत फहमियाँ बहुत से दोस्तों ने पाल रही हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि खान साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म ना होते तो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहती कि तब्दीली आ चुकी होती, मुल्क में डॉलरों का सैलाब आ चुका होता, मईशत सातवें आसमान पर होती, दूध और शहद की नहरें बह रही होती। लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतरी करता है। खान साहब अल्लाह के हुक्म से वज़ीर आज़म है, लेकिन उन गलत फहमियों का क्या इलाज किया जाए जो आज भी जारी है। वो एक बंदा रोज दरबार पे जाके दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ, उसने जवाब दिया शादी तो हुई नहीं। तो जो लोग शादी के बगैर औलाद की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें कम से कम लवाजमात तो पूरे कर लेने चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। सिंध के वाक़े के हवाले से वाक़ई वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज भी बात कर रहे हैं। उनसे कुछ अहम सवाल पूछे गए, देखते हैं कि उनका जवाब क्या था। जो आईजी का वाकया हुआ, जब एफआईआर नहीं हो रही थी तो अली जैदी साहब ने कहा और बाकायदा धमकी दी कि एफआईआर नहीं हो रही है, और आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक उसको नॉमिनेट करता है। मगर जब आईजी के खिलाफ वाकया हो गया जिसकी आर्मी चीफ ने भी यकीन दहानी कराई, तहकीकात होगी और जो भी गई, तो उस वक्त वफाक कहां था? अगर सिंध हुकूमत नहीं खड़ी हुई पुलिस के साथ, और बाद में बिलावल खड़े हुए जब ये छुट्टियों की दरख्वास्तें आई, वफाक क्यों नहीं खड़ा हुआ पुलिस के साथ? नहीं शाहजेब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए आप किसी तरह से भी अगर फेडरल गवर्नमेंट को इमरान खान को घसीटना चाहते हैं सिंध के मामले में, यू कैन डू दैट, बट देयर ही हैज नो रेलेवेंस देयर। उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता सिंध के मामलात में। जय वकू सिंध है, जो पुलिस है वो सिंध की है, इसमें हमारा क्या लेना देना? तो फिर शिबली साहब फिर आप लोगों को आज़म के मज़ार के लिए वो फिर आप लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए था जब आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी थी? अगर आप लोगों का लेना देना नहीं था, आप लोगों ने सिंध पुलिस पर इल्जाम लगा दिया, इन्होंने ड्रामा किया है। आप लोगों ने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये सारा का सारा ड्रामा नून लीग के साथ किया है। आप लोगों ने एफआईआर कटाने के लिए, जो मैं कह रहा हूं कि पुलिस का चालान कह रहा है कि वो एफआईआर ही फेक थी, ये सारा का सारा काम फिर सिंध पुलिस पर छोड़ देते, सिंध हुकूमत पर छोड़ देते, आप लोगों का काम नहीं था। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए सारे के सारे काम प्रोसेस में। देखिए शाहजेब, कुछ चीजें होती हैं जिनका कि उस वक्त एक पस मंजर होता है, जिसकी बुनियाद पे जब हकाइक सामने नहीं आते तो उस वक्त जाहिर स्पेकुलेशन तो होती है। ठीक है, वो तो होती है, होनी चाहिए और होती है, हमेशा ये है। अब एक चीज है जो कि आपने एक फैसला हो गया, इन्वेस्टिगेशन, ना मैं था उधर ना आप थे, एक फैसला हो गया है तो हमें वो एक्सेप्टेबल है, बल्कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं कि काश हमारी जो सिविल साइड की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इफेक्टिवली अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज करें और उनको वो करें, वो पनिशमेंट दें जिसके कि वो मुर्तकिब हुए। देखिए, आईजी सिंध वाले वाकये की इंक्वायरी वफाक की जिम्मेदारी थी। अगर वफाक की जिम्मेदारी को पूरा करता तो शायद फौज को दरमियान में ना आना पड़ता। तो जो काम वफाक के करने का था वो वफाक ने नहीं किया, उल्टा अदारों पर दबाव डाल दिया। अब ये जो प्रेस रिलीज कहती है कि अवामी दबाव था,
ये अवामी दबाव क्या था? क्या गवर्नर इस्माइल, इमरान इस्माइल, अली जैदी, हलीम आदिल शेख थे या कोई और था? मेरे ख्याल में तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने हुक्मरान जमात की इज्जत रख ली है कि उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने इदारों पर अननेसेसरी दबाव डाला, उनको दरमियान में लाए और अब इसका खमियाजा उन्हें अकेले भुगतना पड़ रहा है। तो मामले की असल खराबी यहीं से शुरू होती है। जिन इदारों का इन मामला से ताल्लुक नहीं था उन्हें खामखा इसमें घसीटा गया और फिर FIR की पैरवी भी नहीं कर सके। अब शिबली फराज साहब का ज़्यादा ताल्लुक है तो मेरा गुमान ये कि जब तक वजारत इत्तलात उनके गले नहीं पड़ी थी, मुझ समेत बहुत से लोगों ने संजीदा और मोतबर सियासतदान ही समझते थे और अहमद फराज साहब से जितना लोग प्यार करते हैं उसी नज़रिए से, उसी नज़र से शिबली फराज को भी देखा जाता था। लेकिन लगता यूँ है कि इस वजारत ने उनकी भी आत्मा रोल दी है। और लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवाद हसन की जानिब से शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई तो मुलजमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जज से मुखातब होते हुए कहा, मेरे सियासी मुखालफिन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन का लीडर हूँ, मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए, मैं नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे खिलाफ अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। आशियाना केस हो, रमजान शुगर मिल या फिर कोई और केस, मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। 2.5 साल से मेरे खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। इससे पहले लाहौर की एहतसाब अदालत में जब शहबाज शरीफ को पेश किया गया तो अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में हाथापाई हुई, दींगा मुश्ती हुई, बहस मुबाहिसा हुआ। पुलिस की जानिब से मियां शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान शहबाज शरीफ की गाड़ी के आसपास पहुंच गए और कुछ लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। पुलिस ने जबरदस्ती कारकुनों को हटाया तो कारकुनान मुश्तल हो गए। पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पुरअमन रहने की बार बार हिदायत की जाती रही, लेकिन ये कशीदगी और महाजराई कई मिनट जारी रही। दूसरी जानब लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के सिलसिले में हमजा शहबाज को भी बख्तरबंद गाड़ी में नैब अदालत पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की बख्तरबंद गाड़ियों में आमद पर नून लीग के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आमद के मौके पर अदालत के बाहर और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।